नमस्कार दोस्तों। एसएससी के मैथ को आसान बनाने के लिए आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। दोस्तों इस बार हम एसएससी के जो टॉपिक्स हैं उन्हें टॉपिक वाइज कवर करेंगे और उसके पैरेलल आपके साथ क्वेश्चंस भी शेयर करेंगे। क्वेश्चन कैसे करेंगे इस चीज़ को भी हम करके दिखाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इन सीरीज जो आने वाली है इनको एंजॉय करेंगे। और जो पहली हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हम आप लोगों को एडवांस का कंटेंट दे रहे थे, 10 से 12 क्वेश्चन लाते थे प्रत्येक। उसमें जो एडवांस के टॉपिक होते हैं, जैसे अलजेब्रा हुआ उसमें 2 से 3 क्वेश्चन होते थे, ज्योमेट्री है तो उसके 2 से 3 क्वेश्चन होते थे। इसी प्रकार जो भी टॉपिक्स हैं आपके प्रत्येक वो सीरीज जो चल रही थी वो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अब हमने इसमें एक चीज़ और ऐड करी है कि अब जो आपको टॉपिक्स हैं उनको टॉपिक वाइज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। जैसे आज हम आप लोगों को ज्योमेट्री पढ़ाने वाले हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ज्योमेट्री पढ़ते हुए जो आप लोगों के समझ में चीज़ें नहीं आएंगी उन्हें आप कमेंट में जरूर बताएंगे। तो चलिए देरी ना करते हम शुरू कर लेते हैं आपकी ज्योमेट्री। तो दोस्तों ज्योमेट्री, जैसे आप सभी को पता है कि भाई ज्योमेट्री दो शब्दों से मिली है, जियो और प्लस मेट्री। ज्योमेट्री का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और मेट्री का मतलब मापना, अर्थात वह शाखा जिसके अंदर पृथ्वी को मापने का अध्ययन करते हो ज्योमेट्री कहलाती है। इसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों ज्यामिति। और इन्हें देखिए ज्योमेट्री या कोई भी टॉपिक मैथमेटिक्स का बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट करा है, लेकिन ज्योमेट्री के पितामह यूक्लिड को बोला जाता है। तो आप एक क्वेश्चन आप यहाँ से भी ध्यान रखते हैं कि भाई ज्योमेट्री के फादर जो है वो यूक्लिड को कहा गया है। तो सबसे पहले आप देखिए ज्योमेट्री में दोस्तों एंगल क्या होता है, कोण क्या है। अगर हम बात करेंगे एंगल की तो सिंपल भाषा में अगर हम बोलेंगे तो दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम एंगल बोलते हैं, कोण कहते हैं। इसे हम ग्रीक लेटर थीटा या किसी और से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, थीटा से प्रेजेंट, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, इसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है, अर्थात आप ये घड़ी की विपरीत दिशा में मेजर होगा। तो आप कभी भी यदि एंगल मेजर करेंगे तो इस रूप में इस डायरेक्शन में मेजर ना करें, इस डायरेक्शन में मेजर करें। आप यदि वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इसका अंतर समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। चलिए अब एंगल दोस्तों कितने तरह के होते हैं हम ये देख लेते हैं। तो सामान्यतः एंगल 5 तरह के होते हैं। नंबर 1 दोस्तों न्यून कोण होता है। सबसे पहला न्यून कोण का मतलब जैसे इसके नाम से पता लग रहा है कि न्यून का मतलब छोटा है, इंग्लिश में इसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल ये क्या है, ये होता है जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। यदि आप देखेंगे तो इसका फिगर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये यदि ये एंगल देखेंगे तो एंगल दोस्तों कुछ ये 90 से थोड़ा छोटा होता है, झुका हुआ होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं 0 से 90 के बीच के एंगल को न्यून कोण। दूसरा कोण होता है समकोण। समकोण क्या है, समकोण है दोस्तों, इसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल, RIGST, राइट एंगल। राइट एंगल क्या है, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री की होती हो, ये होता है दोस्तों आपका राइट एंगल। 90 डिग्री अगर आप फॉर्म करेंगे, इसे बनाएंगे तो इस तरीके से होगा, एक लाइन ये और बिल्कुल परपेंडिकुलर दूसरी लाइन। तो दोस्तों ये जो लाइन है और एक दूसरे को बीच में 90 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है, तो इसलिए ये बोलते हैं हम इसे 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि इसे राइट एंगल, समकोण, ये इसका एंगल है दोस्तों। अगर हम तीसरे कोण की बात करेंगे तो तीसरा होता है अधिक कोण। अधिक कोण क्या है भाई, अधिक कोण वह कोण है जो 0 से बड़ा हो और 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। तो बहुत ही सिंपल भाषा है दोस्तों, 90 से जो बड़ा होगा 180 से छोटा होगा वो एंगल होगा अधिक कोण, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल दोस्तों इनका क्या यूज है, जब हम क्वेश्चन करेंगे हमारे समझ में आएगा इसका यूज क्या है। तो ये दो तो रहे दोस्तों आपके पास ये कि एक अधिक कोण, एक समकोण, एक न्यून कोण। अगर बात करेंगे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों, चौथा नंबर का कोण आता है आपका सरल कोण। सरल कोण इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, STRAIGST, स्ट्रेट एंगल। दोस्तों एसएससी का मैथ बेहद ज्यादा आसान है। एक बार यदि आपने बेसिक से पढ़ लिया तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई एसएससी का पेपर सभी पेपर्स में सबसे इजी है पेपर निकालना। तो अगर आप देखेंगे सरल कोण जो पूरी एक ही लाइन हमारी बन जाए, तो एक कोई पॉइंट ज्वाइन कर रहा है तो ये जो एंगल होगा ये 180 डिग्री का होगा। इसे हम बोलते हैं दोस्तों सरल कोण, या रुजु कोण ही बोल देते हैं, स्ट्रेट एंगल ही बोलते हैं। और 5वें नंबर का है दोस्तों आपका, ये होता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल होता है दोस्तों जो 180 से भी ज्यादा हो, यानी कि इससे भी अगर हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, वह कोण जो 180 से बड़ा हो पर 360 से छोटा हो। इट मीन्स द एंगल विच लाइज बिटवीन 180 एंड 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव एंगल। अगर आप बात फिगर की देखेंगे तो इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं, ये लाइन है, इसे हम थोड़ा नीचे निकाल दिया, तो ये जो एंगल होगा ये दोस्तों आपका 180 से तो बड़ा होगा, इज ग्रेटर देन 180, और 360 से छोटा होगा। तो ये जो कोण होता है
ये होता है दोस्तों आपका रिफ्लेक्सिव प्रतिवर्ती कोण। कोण सामान्य 5 तरह के होते हैं, लेकिन एक कोण और होता है दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है। वो कोण है 6 नंबर का, उसे बोलते हैं हम संपूर्ण कोण, यानी कि पूर्ण कोण बोल सकते हैं हम। ये होता है दोस्तों आपका कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। और ये क्या होता है? ये होता है दोस्तों जो 360 डिग्री का हो। जैसा आपने देखा होगा भाई, हम जानते हैं वॉच जो है हमारी घड़ी वो पूरी घूम जाती है, तो पूरा एंगल जो है वो 360 का होगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये एक लाइन है, यहाँ से हमने एंगल मेजर करना शुरू करा, ये ऐसे पूरा घूमकर यहाँ आ गया, तो ये जो एंगल होगा ये 360 डिग्री का होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कोणों के नाम आपको पता लग गए होंगे। नाम वास्तव में कुछ नहीं है, नाम जैसे आपने देखा है, जैसे एक वो बच्चा है जिसकी आयु 54 वीक से कम है, यानी कि 54 सप्ताह से कम है, तो उसे हम शिशु बोल देते हैं। और जो 54 सप्ताह से बड़ा है लेकिन 12 साल से छोटा है, उसको हम तो बोल देते हैं कि भाई ये अब एक बच्चे के रूप में विकसित हो रहा है। जो 12 साल से बड़ा हो जाता है उसके बाद उसकी किशोर अवस्था आती है, उसके बाद जो 18 साल से ऊपर हो जाता है उसे हम अडल्ट बोल देते हैं दोस्तों। तो प्रत्येक अवस्था को अलग अलग बांटा गया है। इसी प्रकार यहाँ पर जो एंगल है उनके नाम के आधार पर, कोई 0 से बड़ा है, 190 छोटा है तो उसको न्यून कोण बोल दिया गया है, जो 360 डिग्री का है उसे संपूर्ण कोण बोल दिया गया है। इसी प्रकार इसके नाम रख दिए गए हैं, और कुछ नहीं है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों हम, ये हमारे ये नेम ऑफ एंगल्स हो गए। इसके बाद हम जो देखने वाले हैं, इसके बाद हम देखने वाले हैं दोस्तों कि भाई एंगल में, एंगल को मेजर किस तरीके से करते हैं। दोस्तों मेजरमेंट ऑफ एंगल ट्रिग्नोमेट्री का हिस्सा है, त्रिकोणमिति का हिस्सा है। त्रिकोणमिति में हम आपको समझाएंगे कि एंगल को मेजर कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली चीजें हैं कि एंगल का एप्लीकेशन क्या है। तो आप दो तरह के एंगल और समझेंगे। पहला एंगल है दोस्तों कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण क्या है, इसको थोड़ा विस्तार में समझेंगे। इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है दोस्तों, इस बात को आप समझेंगे। देखिए दो कोण, ये कॉम्प्लीमेंट्री, ये कोटिपूरक कोण जो होते हैं ये बेसिकली एक युग्म है, यानी कि जोड़ा है, यानी कि पेयर। पेयर किसका? दो एंगल का। एक एंगल एक्स होगा, एक एंगल हमारा वाई होगा। यदि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है तो वे दोनों कोण कहलाएंगे कि एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। सिंगल कोण कभी भी कोटिपूरक नहीं हो सकता। दो कोण जिनका योग 90 डिग्री है वही कोटिपूरक होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक कोण 60 डिग्री है और दूसरा कोण 30 डिग्री है, तो दोस्तों इन दोनों का योग बैठेगा 90 डिग्री, तो ये दोनों कोटिपूरक कोण है। यदि एक 50 डिग्री है और एक 40 डिग्री है, इन दोनों का योग बैठेगा 90 डिग्री, तो ये एक दूसरे के कोटिपूरक कहलाएंगे। मान लो एक 35 डिग्री है और दोस्तों एक आपका 55 डिग्री है, तो इनका योग भी 90 आने वाला है, तो इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे के कोटिपूरक कहलाएंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन सीधा तो पूछेगा नहीं कि 60 का कोटिपूरक बताइए क्या होगा। एग्जाम में क्या कहेगा, वो कहेगा एक कोण अपने कोटिपूरक का, ये एक्स है, कोटिपूरक हो गया दोस्तों इसका 90 माइनस एक्स, एक कोण अपने कोटिपूरक के बराबर है, तो कोण बताइए। तो मैं सिंपल इसे बराबर लिख दूंगा, और बराबर लिखने के बाद यदि इसे सोल्व करूंगा तो आएगा x बराबर 90 माइनस एक्स, तो है ही। x अगर ट्रांसफर कर देंगे तो x प्लस एक्स बराबर 90। तो दोस्तों ये 2x की वैल्यू आपकी 90 डिग्री आ जाएगी। इसी प्रकार x का मान आएगा 45 डिग्री। अर्थात यदि आप देख पा रहे हैं तो आप समझेंगे कि ऐसा एंगल 45 है जो अपने कोटिपूरक के बराबर होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यदि 45 डिग्री है तो आप बताइए 45 डिग्री का कोटिपूरक क्या होगा। तो सिंपल मैं 90 में से माइनस कर दूंगा, तो 90 में से 45 घटाऊंगा तो दोस्तों 45 ही मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कोटिपूरक कोण हैं। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मैंने कहा एक कोण हमने एक्स ले लिया, अपने कोटिपूरक कोण से दुगुना है, तो कोटिपूरक कोण ये है, इसका दुगुना है, तो मैंने इसको बराबर लिख दिया। तो अब मैं देखूंगा तो x का मान आएगा 180 माइनस 2x, यानी कि x प्लस 2x का मान ये 180 है दोस्तों। तो 3x की वैल्यू आ गई आपकी 180 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 180/3, यानी कि 60 डिग्री। तो आप ये देखेंगे कि जो 60 डिग्री एंगल है, भाई हमने 60 डिग्री एंगल ले लिया, वो अपने कोटिपूरक से दुगना होगा, डबल होगा। कैसे? यदि 60 डिग्री एंगल है तो इसका कोटिपूरक दोस्तों क्या मिलेगा, 90 में से 60 घटा दूंगा तो वो 30 देखने को मिलने वाला है। अब आप देखिए न, अगर मैं इसको देख रहा हूं कि 60 30 का क्या डबल होता है, बिल्कुल डबल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये दोनों हैं, और 60 डिग्री ऐसा एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री जो 30 है सेड वो डबल है। तो इसलिए दोस्तों ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम आपको भी कराएंगे, थोड़े समय में लेकर आएंगे आपके सामने। इसी स्लाइड में दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि भाई ये इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब संपूरक कोण।
समपूरक कोण की बात करेंगे दोस्तों हम। समपूरक कोण क्या होते हैं? समपूरक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं दोस्तों इसे इंग्लिश में। होते क्या है, ये भी दो कोण होते हैं दोस्तों। सिंगल कोण कभी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता। आप समझेंगे दोस्तों कि अगर सपोज करो दो एंगल है, एक एक्स और एक वाई है, अगर इन दोनों का योग 180 आ रहा है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा एक कोण है 110 डिग्री तो दूसरा 70 लिया, अगर आप इनका टोटल करके देखेंगे तो ये 180 ही आ रहा होगा। तो अगर दो टोटल 180 आ रहा है तो ये दोनों कोण दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, यानी कि संपूरक कोण कहलाएंगे। यदि मैं बात करूंगा अगर एक 100 डिग्री है तो दूसरा आपका ऑटोमेटिकली 80 हो जाएगा, तभी आपका योग 180 देखने को मिलने वाला है। चलिए यदि एक 60 है तो आप बताइए क्या होगा? वेरी गुड, 120 डिग्री होगा। तो भाई एक इन दोनों का टोटल 180 आने वाला है, तो दोनों कोण कैसे कहलाएंगे? ये संपूरक कोण कहलाएंगे। अब इसके बाद फिर बेसिक क्वेश्चन निकल कर आते हैं। कैसे? कि भाई एक कोण है जो अपने संपूरक कोण के बराबर है, तो अगर कोण x है तो संपूरक कोण 180 माइनस x होगा। क्यों होगा? जैसे आपने देखा भाई 50 डिग्री का मुझे संपूरक कोण निकालना है, तो दोस्तों सिंपल, मैं 50 डिग्री का संपूरक निकालने के लिए 180 में से माइनस कर दूंगा, तो 180 में से अगर 50 घटाऊंगा तो आपका 130 निकल कर आएगा, और इन दोनों का टोटल जो होगा वो 180 होगा। तो इसलिए यदि कोई कोण दिया गया है उसका संपूरक निकालना है तो आप 180 में से माइनस कर देंगे और उसका संपूरक निकल जाएगा। तो ये बेहद ही आसान चीजें हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने आपको समझाने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए लेकर आए। समझिए क्या है कि भाई एक कोण है x, इसका संपूरक, ये अपने कोण अपने संपूरक के बराबर है, तो इसका जो संपूरक होगा सप्लीमेंट्री एंगल होगा इसके बराबर होगा। तो दोस्तों मैंने इसको बराबर लिखा। अब हमने इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस एक्स बराबर 180, यानी कि 2x की वैल्यू आपको दोस्तों 180 देखने को मिल गई, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री है ये एक कोण है, और इसका संपूरक जो होगा आप बताइए 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होने वाला है? भाई हम 180 में से माइनस करेंगे, तो 180 में से अगर 90 घटा दूंगा तो 90 डिग्री ही देखने को मिलेगा, और मैं जानता हूं 90 प्लस 90 180 होते हैं, तो इसलिए दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको एक बेसिक पॉइंट और बताना चाह रहा हूं। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया भाई 80 डिग्री का बताइए सप्लीमेंट्री क्या है, तो आप तुरंत बताएंगे 100 डिग्री है। लेकिन यदि कोई आपसे पूछ ले कि भाई 57.5 डिग्री का, 57.5 डिग्री का ये कोटिपूरक कोण क्या होगा, सॉरी संपूरक कोण क्या होगा, सप्लीमेंट्री कोण क्या होगा, तो आप क्या करेंगे 180 में से माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 57 डिग्री, 57.5 डिग्री माइनस करेंगे दोस्तों, 57.5 डिग्री। तो मैं इसे माइनस कैसे करने वाला हूं, इस चीज को आप जरा इत्मीनान से समझने की कोशिश कीजिए। ये एंगल का सम और डिफरेंस के नाम से भी टॉपिक जाना जाता है। कैसे करने वाले हैं हम? 180 डिग्री है दोस्तों, इससे पहले आप थोड़ी चीजें समझिए। आप समझिए एंगल को हम किस तरीके से समझते हैं। देखिए कोई एंगल है, हमने माना एक एंगल है हमारे पास 60 डिग्री। कितना डिग्री है भाई? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मतलब होता है 60 घंटे। तो अगर मैं इसे और बाइफरकेट करूंगा, तोड़ूंगा, तो आप याद रखेंगे 1 डिग्री में अगर मिनट में चेंज करेंगे 60 मिनट होती हैं दोस्तों। मिनट को प्रेजेंट करते हैं सिंगल डैश से, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, इसे हम प्रेजेंट करते हैं डबल डैश से। तो जब भी एंगल को हम तोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हमसे कहा गया भाई 60 डिग्री है, इसे आप मिनट में बदलिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मैं अगर इसमें 59 डिग्री एक तरफ लिख दूं और 1 डिग्री एक तरफ लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने क्या करा, 59 डिग्री को तो ऐसे ही छोड़ा, 1 डिग्री को मैंने 60 मिनट लिख दिया दोस्तों, 60 मिनट लिख दिया। अब इसमें भी मैंने क्या करा, 59 डिग्री 60 मिनट को भी 59 मिनट अलग लिखा और 1 मिनट अलग लिखा। अब और क्या फर्दर मैं इसे अगर ब्रेक करता हूं तो 59 मिनट अलग, 59 मिनट आ गया, 59 घंटे 59 मिनट, और ये जो 1 मिनट है इसको दोस्तों मैंने 60 सेकंड में चेंज कर दिया। तो आप इस बाइफरकेशन को समझेंगे, ये बेहद ज्यादा काम आने वाला है दोस्तों, कि हम किसी भी एंगल को किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि भाई 180 डिग्री में से मुझे माइनस करना है 57.5 डिग्री को। तो दोस्तों इसके सिंपल डायरेक्ट तरीका एक तो ये भी है, भाई 180 में से आधा घटाना है, तो अगर मैं 180 में से 57 डिग्री माइनस कर दूंगा, उसे अलग माइनस कर सकता हूं, तो आएगा 123, और आधा माइनस करने के लिए तो 122.5 डिग्री आ जाएगा। लेकिन मैं इसे ऐसे माइनस नहीं करना चाह रहा, मैं इसे तोड़ना चाह रहा हूं। किस तरीके से? 180 डिग्री है दोस्तों, तो मैंने इसे लिखा 179 डिग्री एक तरफ, और 1 डिग्री की जगह लिखा मैंने 60 मिनट। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपके समझ में आ गई होगी।
और 57.5 डिग्री को मैंने ब्रेक करा। 57 डिग्री एक तरफ, और वो जो आधा डिग्री है, आधे डिग्री यानी कि आधे घंटे में कितनी मिनट होती हैं, वो होती है दोस्तों 30 मिनट। तो अगर मैं इन्हें माइनस करूंगा तो 60 मिनट में 30 मिनट माइनस करूंगा तो 30 मिनट आने वाला है, और यहाँ पर माइनस करूंगा तो 9 में 7 गया 2 डिग्री, और यहाँ पर 57 में से 5 गया तो 12 डिग्री। तो दोस्तों इसका मतलब है 157 डिग्री 30 सेकंड, सॉरी 30 मिनट आ गया। और मैं जानता हूँ 30 मिनट का मतलब आधा घंटा होता है, तो मैं इसे 122.5 डिग्री भी लिख सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हम माइनस या प्लस कर सकते हैं। एक मैं आपको थोड़ा सा बड़ा और दिखाना चाहता हूँ कि, और मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इसमें, देखिए आप समझेंगे दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे 42 डिग्री 18 मिनट और 22 सेकंड में प्लस करना है 18 डिग्री 47 मिनट्स एंड 57 सेकंड्स। इनको दोस्तों मुझे ऐड करना है। तो आप सब जानते हैं जैसे ही 60 सेकंड हो जाती है तो 1 मिनट में वो कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही 60 सेकंड होंगी, 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट होता है, आप सभी जानते हैं, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, आप ये भी जानते हैं। दोस्तों इसका बस हम यूज करेंगे, किस तरीके से यूज करने वाले आप देखिए जरा। तो आप यहां पर देखेंगे, अगर मैं इसको जोड़ रहा हूं तो 7 और 2 9, सीधा 9 आ गया, 5 और 2 7, तो 7 ना कहकर ये 6 पर जैसे ही पहुंचूंगा तो 1 मिनट बन जाएगा। तो 7 में को मैं मतलब 6 निकाल दूंगा तो 1 आएगा, तो इसका मतलब 1 यहाँ सेकंड आ गया। और वो जो 60 मिनट यहाँ पर मैंने छोड़ दिए वो 1 मिनट इसमें आ जाएंगे, तो 1 मिनट में यहाँ लिख सकता हूँ। तो 1 मिनट और 18 मिनट 19 मिनट आ गया, 19 मिनट और 47 मिनट। तो दोस्तों आप जानते हैं 19 और 47 66 मिनट होते हैं। 66 में से 60 मिनट 1 घंटे के रूप में निकल जाएंगे, तो 6 मिनट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है आपको। तो 0 6 मिनट यहाँ मिला, और ये जो 1 घंटा है और 42 और 18 तो 61 घंटे दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिले। तो इसका मतलब है जैसे ही मैं एंगल्स को ऐड करूंगा, सेकंड को ऐड करूंगा, मिनट को ऐड करूंगा, तो सेकंड में अगर ऐड करते करते आपकी 60 सेकंड से ऊपर हो जाएगा तो 60 सेकंड तक मैं हटा दूंगा, उससे ऊपर वाले को ऐसे लिख दूंगा, और 60 सेकंड को 1 मिनट में कन्वर्ट करके मैं उसके साथ लिख सकता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जोड़ घटाव दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अब वापस चलते हैं उसी की तरफ, कि भाई मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था यहाँ पर कि ये सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है आप समझ गए होंगे दोस्तों। सप्लीमेंट्री एंगल बेसिकली वो दो एंगल होते हैं जिनका योग 180 यानी कि जिनका टोटल, जिनका सम 180 डिग्री होता हो, वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको सप्लीमेंट्री एंगल का समझाना चाहता हूँ। कैसे? एग्जामिनर कह रहा है कि एक कोण यानी कि एक एंगल, एक कोण अपने संपूरक कोण का 2/3 है। एक कोण अपने संपूरक कोण का 2/3 है। तो दोस्तों सिंपल मैंने ये लिख लिया, तो कहेगा एंगल बताइए। तो मैं इसको सोल्व करने वाला हूं। तो ये क्या होगा, 3x बराबर, अभी अंदर लेके जाएंगे तो 360 माइनस 2x। तो अगर मैं इसे दिल लिया हूं तो 3x प्लस 2x बराबर दोस्तों 360 डिग्री। तो ये आ गया 5x बराबर 360 डिग्री। तो x की वैल्यू निकल गई 360/5 यानी कि दोस्तों 72 डिग्री। तो x का मान आ गया 72 डिग्री। तो दोस्तों ये है सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि वह कोण, एक कोण आ गया 72। यदि आप 72 कोण के कोरस्पोंडिंग सप्लीमेंट्री एंगल देखेंगे तो बताइए 72 का संपूरक कोण क्या होगा। भाई 180 में से माइनस कर दूंगा मैं, तो 72 हटाऊंगा तो दोस्तों 108 मिलेगा। तो अगर आप देख रहे हैं 108 का यदि आप 2/3 करते हैं, जैसे हमने यहां पर कहा है कि एक कोण अपने संपूरक कोण का 2/3 है, तो यदि संपूरक कोण का 2/3 में करके देखूंगा तो मुझे 72 ही मिलने वाला है। तो 36 दूनी 72। तो इसका मतलब दोस्तों हमारी प्रक्रिया बिल्कुल ठीक है। तो x का मान हमारा 72 है, अर्थात वह कोण 72 डिग्री है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों मैंने आपको अभी तक 7 चीजें पढ़ाई हैं। पहले 7 चीजों में दो रूप आप ले सकते हैं। पहली चीज जो मैंने आपको पढ़ाई है वो पढ़ा है एंगल, कि एंगल सामान्यतः 5 तरह के होते हैं, मतलब नाम के आधार पर, कि अगर 0 से बड़ा है, 90 छोटा है तो उसे न्यून कोण बोलेंगे। जो 90 डिग्री का है उसे हम समकोण बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। जो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है उसे हम बोलेंगे अधिक कोण, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। यदि आप आगे देखते हैं दोस्तों तो इसमें एक सरल कोण होता है जिसका मतलब होता है वह कोण जो 180 डिग्री का हो, उसे स्ट्रेट एंगल या सरल कोण या ऋजु कोण बोल देते हैं। और वह कोण जिसका मान 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो उसे हम प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। इसी प्रकार ये जो पूर्ण कोण है, कंप्लीट एंगल है, इसको इस रूप में नहीं डिफाइन करा गया, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, कभी कभी इसका भी यूज हो जाता है। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या है कि वह कोण जो पूर्ण तो हो, यानी कि जो 360 डिग्री का हो। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ी थी आपकी कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण क्या है भाई? कोटिपूरक कोण क्या पढ़ाया मैंने दोस्तों आप लोगों को? कोटिपूरक कोण दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया वे दो कोण जिनका योग
90 डिग्री हो वो कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। और कुछ मैंने उदाहरण भी दिए, जैसे 60 और 30 है, योग करूंगा 90 आएगा, 50-40 करूंगा तो 90 आएगा, 55-35 करूंगा तो 90 आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपके बेहद आसानी से समझ में आ गई होंगी। दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, उन्हें हम करेंगे अभी। उससे पहले मैं आपको एंगल के कुछ विशेष चीज और पढ़ाना चाहता हूं। जैसे अब जो मैं आपको एंगल पढ़ाने वाला हूं, ये आपके पेपर में, आप पेपर के लिए दोस्तों बेहद ज्यादा खास है। ये क्यों खास है अभी आपके समझ में आएंगे। देखिए कोण और क्या होते हैं दोस्तों, कुछ विशेष चीजें समझिए। सपोज करो दो समांतर रेखा है, एक समांतर रेखा ये है और एक समांतर रेखा दोस्तों ये है। ये दोनों रेखा पैरेलल है। पैरेलल लाइन कौन सी होती है भाई? वे दो रेखा जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, या वो दो रेखा जो एक दूसरे को अनंत पर काटती हो, समांतर रेखा कहलाती है। या वो दो रेखा जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, जैसे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है और यहाँ भी इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, या कहीं भी आप चेक कर लें हमेशा 5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों रेखा दोस्तों समांतर कहलाएंगी, बशर्ते कि एक ही सरफेस में होनी चाहिए। तो दो रेखा यदि समांतर है, जैसे मैंने इनको मान लिया है, इस वाली लाइन का नाम दिया दोस्तों एल, इस लाइन का नाम लिखा मैंने एम, और इन लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एक तिरछी रेखा है जो इसे काटती है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन दोस्तों। अब ये हमारा ये काट दिया गया है। अब आप इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ कोण बनेंगे, जैसे एक कोण आपको दिख रहा होगा यहाँ बन गया, एक कोण यहाँ बन गया, एक कोण यहाँ बन गया, एक कोण यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ है, यहाँ है। तो ये सब जो कोण है इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दोस्तों संगत कोण, संगत कोण, या हम इन्हें बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल। ये होता क्या है? संगत कोण दोस्तों क्या है बेसिकली समझिए, जो एक ही संगत के हों, जैसे एक जैसे दिखने में लगते हो। जैसे क्या भाई, ये कोण है, ये कोण इस लाइन के ऊपर है और ये जो ग्रीन लाइन है इससे इधर है, तो ये किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है। तो यहाँ पर भी इस लाइन के ऊपर और ग्रीन लाइन से इधर जो एंगल होगा, ये दोनों कोण संगत कोण कहलाएंगे। मैं नामकरण कर दूं, जैसे इसको एक कह दिया ना दोस्तों, एक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, केवल नाम है। जैसे अगर मैं एक ना कहकर अल्फा कह सकता हूँ, बीटा कह सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। यहाँ पर दोस्तों सिंपल मैंने इसको न्यूमेरिकल भाषा में बोल दिया, क्योंकि बहुत सारे एंगल लिखने हैं। अगर मैं अल्फा बीटा गामा लिखूंगा तो काफी यहाँ पर कुछ मतलब कंजस्टेड हो जाएगा एक तरीके से। तो ये मैंने इसको एक कह दिया, और अगर ये एंगल यहाँ होता तो इसको 2 कह देते, इसको 3 बोलते हैं, इस एंगल को 4 कह दिया, इसको 5 कह दिया, इसको 6 बोल दिया, इसको 7 बोल दिया और इसको 8 बोल दिया। ये 8 है दोस्तों थोड़ी देर के लिए, तो अब आप समझेंगे। तो अब यदि मैं देख पा रहा हूं, यदि मैं देख पा रहा हूं दोस्तों, तो ये जो एंगल 1 है, एंगल हमारा 1 है, एंगल हमारा 1 है, ये हमने एंगल 1 लिखा है दोस्तों। 1 के जैसा ये एंगल है, इसको मैंने 2 कह दिया। तो दोस्तों एंगल 1 और एंगल 2 ये संगत कोण कहलाएंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे। चलिए बताइए, यदि मैं एंगल इसको 3 कह दूं तो इसका संगत कौन सा होगा? वेरी गुड भाई, ये होगा। इसको चलो 4 कह देते हैं। यदि मैं नीचे देखता हूं तो इसका मतलब एंगल 1 है किसके? एंगल 2 के कोरस्पोंडिंग। एंगल 3 किसके कोरस्पोंडिंग है? एंगल 4 के। तो दोस्तों आप एक बात और ध्यान रखेंगे, संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्यों बराबर होते हैं इस बात को आप समझें। संगत कोण दोस्तों इसलिए बराबर होते हैं, देखिए ये इसका कोई प्रूफ तो है नहीं, लेकिन ये 2 शब्द होते हैं। एक तो होती है पोस्टुलेट, जिसे हम बोलते हैं अभिकीर्ति। पोस्टुलेट दोस्तों वो स्टेटमेंट होते हैं जो बिना प्रमाणित करे सत्य मान ले जाते हैं, वो पोस्टुलेट या अभिकीर्ति कहलाती हैं। और ये होती क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों। जैसे मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, मतलब मैं यहां पर ये बताना चाह रहा हूं कि संगत कोण क्या होते हैं। भाई यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी दोस्तों, ये वाली, ये ग्रीन लाइन है और मैं इसको सेलेक्ट करना चाह रहा हूं। तो दोस्तों अगर मैं इसको ऊपर इस तरीके से ले जाऊं तो आप देखेंगे बीच का एंगल जो होगा बदलेगा नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही रहेगा। तो यदि ये लाइन सीधी यहां चली जाए तो अभी भी एंगल उतना ही होगा जितना यहां पर था। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए दोस्तों सिंपली हम डायरेक्टली ये बोल देते हैं कि भाई 2 रेखा जो समांतर है उनको एक तिर्यक रेखा काट दे, तो इस प्रकार जो एंगल ये बनते हैं ये संगत कोण कहलाते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। ये बराबर होते हैं जैसे 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर। यदि मैं दोस्तों और एंगल लिखता हूं, और मैं एंगल कौन सा लिखता हूं, मैंने ये एंगल लिया, इसको दोस्तों 5 कह दिया, तो ये समांतर रेखा के नीचे है, पैरेलल लाइन के नीचे। तो पैरेलल लाइन के यहाँ जो नीचे होगा वो ये वाला है, ये इसके बराबर होगा, अर्थात एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है।
और यदि आप और देख रहे हैं दोस्तों, यदि मैं इस वाले एंगल को 7 कह दूं और इस एंगल का नाम 8 लिख दूं, 8 बोल दूं, तो एंगल 7 जो होगा एंगल 8 के इक्वल होगा। तो ये दोस्तों संगत कोण कहलाते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल। और इनका क्या यूज होगा, अभी क्वेश्चंस हमने बनाए हुए हैं, जब क्वेश्चन करेंगे आपको बेहतर सब तरीके से समझ में आएंगे कि भाई इनका यूज क्या है। तो दोस्तों सिंपल है, ये है संगत कोण यानी कि कोरस्पोंडिंग एंगल। दोस्तों थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, इससे पहले मैं आपको एक बात और समझाना चाह रहा हूं। दोस्तों इससे पहले आप एक बात ये समझ लीजिए भाई कि संगत कोण तो मेरे समझ में आ गया, ये पोर्शन है हमारे पास एक। दोस्तों एक देखेंगे आप, यदि कोई लाइन है, ये सीधी रेखा है और इस पर मैंने 2-3 रे और स्टैंड कर दी इस तरीके से, तो आप सब जानते हैं कि ये जो पूरा कोण होता है ये सरल कोण कहलाता है और ये पूरा एंगल होता है 180 डिग्री का। अर्थात यदि मैं इसको ब्रेक कर दूं, इसे x बोल दूं, इसे y बोल दूं और इसे z बोल दूं, तो x प्लस वाई प्लस z होगा आपका 180 डिग्री। तो आप समझेंगे कि एक सरल रेखा पर खड़े कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये दोस्तों इस तरीके से इसे हम स्ट्रेट एंगल भी बोल देते हैं या रुजु कोण भी बोल देते हैं। तो आप ये बात समझेंगे कि जैसे ही कोई लाइन पर ये किसी लाइन पर एक रे स्टैंड हो गई, एक रेखा खड़ी हो गई, ये दो भागों में बट गई, तो एक एंगल x हो गया, एक एंगल y हो गया, तो इन दोनों का योग हमारा हमेशा 180 डिग्री होने वाला है, हमेशा। जैसे मैंने कहा कि एक रेखा है ये दोस्तों एंगल 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, तो मैं 180 में से घटा दूंगा तो 120 डिग्री होने वाला है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये है आपका सरल कोण। तो दोस्तों सरल कोण के माध्यम से मैं आपको एक कोण पढ़ाना चाहता था, वो कोण है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं दोस्तों इसको। ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों, यदि दो रेखाएं हैं, एक ये है और एक ये है, ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। मैंने कहा इस लाइन का नाम है दोस्तों, हमने थोड़ी देर के लिए इस लाइन को कह दिया L, इसको कह दिया M। तो आप अगर देख पा रहे हैं, सपोज करो इस नाम दे देते, ये एंगल बना, इसको मैंने अल्फा कह दिया, ये एंगल बना, इसको बीटा कह दिया, ये बना, इसको गामा कह दिया। दोस्तों अब इसी प्रकार इसको मैं थीटा बोल देता हूं। तो अब ये चार एंगल मेरे सामने हैं। तो अब यदि मैं मान के चल रहा हूं कि M एक मेरी लाइन है और इस पर एक रेखा ही खड़ी हुई है, स्टैंड है, तो मैं जानता हूं कि भाई ये जो कोण होने वाला, ये वाला, ये पूरा 180 होने वाला है। तो मैं इसको क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि भाई अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब यदि मैं इसको, इस लाइन को मैं मानता हूं कि ये लाइन सीधी है और ये इस पे स्टैंड है, तो अब हम क्या समझने वाले हैं, कब मुझे पता लगेगा कि भाई अगर ये सीधी रेखा और ये इस पर खड़ी है तो ये पूरा कोण 180 होने वाला है। अर्थात पूरे कोण में कौन कौन से पोर्शन है, एक तो बीटा है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, और एक यहाँ से यहाँ तक गामा है, यानी कि बीटा प्लस गामा, ये आपका 180 डिग्री आने वाला है। अब एक बात आप समझेंगे, आप सिंपल चीज ये समझेंगे, भाई इनका टोटल भी 180 है, इनका टोटल भी 180 है, भाई इनका टोटल भी 180 और इनका भी 180 है। तो अगर राइट हैंड साइड वाले इक्वल है तो लेफ्ट हैंड वाले भी इक्वल होंगे, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर बीटा प्लस गामा होने वाला है। तो दोस्तों बीटा से बीटा कैंसिल, तो अल्फा का मान आ गया गामा। तो इसका मतलब मुझे पता लग गया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे अल्फा दोस्तों यहां पर था, अल्फा मेरे लाल यहां पर था और गामा हमारा यहां पर है, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो जैसे ही जब मैं एग्जाम में बैठूंगा और दो रेखा मुझे मिलेंगी, दो रेखा इस तरीके से मिलेंगी, तो मैं समझ जाऊंगा भी ये वाला कोण इसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है, और इसी प्रकार ये वाला कोण इसके बराबर होने वाला है। तो दोस्तों आप, ये बेहद खास रिजल्ट है, ये रिजल्ट का उपयोग बस आप इन कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। जैसे हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, अभी इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो वहां पर आपको समझ में आएंगे कि एंगल का मतलब क्या है, हम इन्हें किस तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण है। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। हम पढ़ रहे थे दोस्तों संगत कोण, कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल क्या बताया मैंने आपको कि ऊपर से ऊपर वाले, नीचे से नीचे वाले, ये कहलाते हैं हमारे संगत कोण। अब दोस्तों इसी में मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं एकांतर कोण। यदि मैं यह देखना चाहूंगा दोस्तों, एकांतर कोण पढ़ने वाले हैं, यह है हमारा एकांतर कोण। एकांतर कोण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल कौन से होते हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यदि मैं सिंपल वही दो लाइन ड्रॉ कर दूं, एक लाइन हमारे पास ये है और दोस्तों दूसरी लाइन हमारे पास ये है, और अगर हम देख पा रहे हैं, एक हमने तिर्यक रेखा ड्रॉ करी,
तिरछी लाइन हमने एक ड्रॉ करी है दोस्तों, ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। इनके नामकरण और कर लेते हैं। मैंने माना इस लाइन का नाम है एल, इसका एम है और इसका है दोस्तों एन। तो अगर आप बात करेंगे ट्रांसवर्स ये अल्टरनेटिव एंगल्स की, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों एक कोण ये है और एक कोण ये है। अब ये पहले आप समझिए ये बने कैसे हैं, दिमाग में आए क्यों हैं ये। आप ये बताइए इसका संगत कोण कौन सा होगा। तो मैं जानता हूं इसका संगत कोण, यदि इसे एक कह दें, इसका संगत कोण होगा ये वाला कोण, इसे हम 2 कह देते हैं दोस्तों। और मैं जानता हूं ये कोण इसके बराबर है। क्यों? अभी मैंने पढ़ा है कि भाई यदि 2 रेखा एक दूसरे को काट दें तो ये कोण इसके बराबर होता है और ये वाला कोण इसके बराबर होता है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण। अभी हम पढ़ का रहे हैं। तो दोस्तों सेम चीज हम यहां पर अगर अप्लाई कर दें तो मैं जानता हूं ये कोण इसके बराबर आने वाला है। इसको मैंने 3 कह दिया। तो अगर इसको 3 कह दे तो अब ये बताइए 1 2 के बराबर था क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल है, 2 3 के बराबर है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो 1 3 के बराबर आने वाला है। तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। क्यों बराबर है? ये एकांतर कोण है दोस्तों, ये अल्टरनेटिव एंगल है। तो आपको ध्यान रखना है जो समांतर रेखाओं के बीच जो कोण बनते हैं इस तरीके से, यदि मैं क्रॉस लगा दूं तो ये इसके बराबर ये वाला, अर्थात ये कोण 1 3 के बराबर। और मैं यदि इसका नाम लिख दूं मेरे दोस्तों, मान लेते इसका नाम है आपका 4 और इसका नाम है 5, तो एंगल 4 बराबर होगा एंगल 5 के। ये भी एकांतर कोण है। अब एक बात आप मुझे और समझाइए, यदि आपको ये बात समझ में आई है तो हम थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं। आप मुझे ये बताइए मेरे दोस्तों कि अगर हम एंगल 2 की बात कर रहे हैं तो एंगल 2 किसके बराबर था? एंगल 1 के बराबर था। अब एंगल 2 एंगल 1 के बराबर, पर एंगल 1 भी तो इसके बराबर है। अगर इसे 6 कह दूं मैं, भाई क्यों? क्योंकि ये भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी तो शीर्षाभिमुख कोण है मेरे दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि 1 6 के बराबर है। आप सोचिए 2 3 के बराबर था पर 3 6 के बराबर है संगत कोण होने के कारण, तो इसका मतलब 2 6 के बराबर है। तो एंगल 2 बराबर है एंगल 6 के। और ये दोस्तों आपका ये भी अल्टरनेटिव कहलाता है, पर ये अल्टरनेटिव अंदर की तरफ है, ये अल्टरनेटिव बाहर की तरफ है। तो ये जो दोनों एंगल हैं ये कहलाते हैं इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल। और ये एंगल 2 एंगल 6 के बराबर। इसी प्रकार यदि मैं मेरे दोस्तों इस एंगल का नाम कुछ रख दूं, मैंने माना इसका 7 लिख दिया और इसको 8 लिख दिया, तो एंगल 7 बराबर होगा एंगल 8 के। तो ये जो दोनों कोण हैं ये कहलाते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको बहुत आराम से समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों 2 चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, संगत कोण वो भी बराबर होते हैं, एक अल्टरनेटिव एंगल यानी कि एकांतर कोण ये भी बराबर होते हैं। और होते कैसे हैं मैंने आप लोगों को समझाया है। आप इसको दोस्तों एक बार दोबारा प्ले करके इन चीजों को और अच्छे से समझ सकते हैं। हम दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपको एक तरह का कोण और पढ़ाना चाहता हूं। एक तरह का कोण और क्या हो सकता है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये बेहद ज्यादा आसान टॉपिक है, बहुत ज्यादा आसान। अगर आपके एक बार समझ में आ गया तो ये बार बार समझ में आएगा और निश्चित रूप से दोस्तों आपकी तैयारी बहुत बेहतर होने वाली है। चलिए तो दोस्तों हम समझ लेते हैं भाई। चलिए इसमें आप एक बात और सीख लेंगे कि यदि 2 समांतर रेखा हैं, एक समांतर रेखा ये हो गई और एक समांतर रेखा दोस्तों ये हो गई। कौन सी रेखा होती है समांतर? वे 2 रेखा जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, वो पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। तो दोस्तों एक समांतर रेखा हमारी कुछ इस तरीके से हो गई। एक समांतर रेखा सॉरी ट्रांसवर्सल लाइन ये है। अब आप देखेंगे मैं जानता हूं कि भाई अगर इसको एंगल 1 कह दूं और इसे एंगल 2 कह दूं तो इनका टोटल कितना आने वाला है, क्योंकि एक पूरी लाइन है और इस पर ये दोनों एंगल स्टैंड है, तो इसका मतलब पूरा एंगल 180 आने वाला है। तो मुझे पता लग गया एंगल 1 और एंगल 2 180 डिग्री आने वाला है। लेकिन मैंने अभी पढ़ा है, मैंने क्या पढ़ा कि एंगल 1 इस एंगल के बराबर है अगर मैं इसे 3 कह दूं। क्यों? क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग एंगल है, ये संगत कोण है दोस्तों। तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, तो एंगल 1 के स्थान पर मैं एंगल 3 लिख सकता हूं। तो एंगल 3 और एंगल 2 तो दोस्तों ये 180 डिग्री आने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि ये इंटीरियर एंगल है। और अगर ये लगातार कोण है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल भी बोल देते हैं दोस्तों इन्हें, तो यदि लगातार कोण है तो लगातार कोणों का योग होता है दोस्तों 180 डिग्री। यहां भी लगातार है और यहां भी लगातार है, तो दोस्तों इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में कंजिक्यूटिव एंगल। कंजिक्यूटिव एंगल बोलते हैं दोस्तों, और इसे हिंदी में बोलते हैं क्रमागत कोण।
क्रमागत, क्रमागत का मतलब जो क्रम से आते हो, लगातार हो, क्रमागत कोण बोलते हैं। तो दोस्तों ये बस आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि भाई अंदर वाले कोणों का योग 180 होता है। तो हमने समांतर रेखा से संबंधित 3 कोण जाने। एक कोण हमने जाना संगत कोण, संगत कोण क्या, ऊपर से ऊपर वाले, नीचे से नीचे वाले, इधर हो चाहे इधर हो। दूसरा कोण दोस्तों मैंने जाना कि यदि दो समांतर रेखा है और तिर्यक रेखा काटते तो ये कोण इसके बराबर होता है और ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये अल्टरनेटिव एंगल होते हैं दोस्तों। इसी प्रकार हमने एक कोण और जाना, यदि दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काटते तो इस प्रकार इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 3 कोण तो हमने ये जाने और एक हमने जाना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। यदि दो रेखा एक दूसरे को इस प्रकार काट दें तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको बेहद आसानी से समझ में आ गई होंगी। चलिए इनका अब थोड़ा यूज देख लेते हैं, हम क्या क्या क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों थोड़ा सा यूज देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बेहद खास, बेहद अहम, बेहद आसान, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। इनने कहा है कि देखो ये जो सिंबल है पैरेलल का सिंबल है कि ईसी इज पैरेलल टू बीए। भाई ये जो ईसी है बीए के पैरेलल, यानी ये दोनों लाइन दोस्तों पैरेलल हैं। तो मुझे पता है ये कोण जितना उतना ये कोण ये होने वाला है, क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग एंगल है, संगत कोण है। तो 70 ये है तो यही हमारा 70 होने वाला है। अब दोस्तों बीडीओ दे रखा है 20, ये ने दे रखा है 20, तो पूछा ओबीडी की वैल्यू, ओबीडी ये एंगल पूछा है। तो दोस्तों देखिए एक तो तरीका ये है कि मैं जानता हूं कि ये पूरा कोण जो है ये 180 डिग्री है। भाई पूरा कोण है ये 180 डिग्री, तो अगर ये 70 है तो ये नीचे वाला आपको देखने को मिलने वाला है 110 डिग्री दोस्तों। और ये आपको अगर देखेंगे तो ये पूरा एक त्रिभुज है। तो दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे सपोज करो कोई त्रिभुज है, मैं आपको छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं, ये कोई त्रिभुज है एबीसी, तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ये 180 डिग्री होने वाला है। दोस्तों ये क्यों होता है, भाई एक लाजमी क्वेश्चन है, तो बहुत आसान है, हमें पता होना चाहिए क्यों होता है। तो इसको देखने के लिए कि क्या इन दोनों कोणों का योग 180 होता भी है, तो मैं इसके लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, बिल्कुल ए से जाती हुई ये लाइन दोस्तों इसके पैरेलल है। अब आप अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे, जो आपने सीखा है मुझे समझाएंगे। तो दोस्तों आप यदि समझेंगे, मैंने कहा ये लाइन इसके पैरेलल है, अभी हमने ड्रॉ करी है, तो भाई ये कोण इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। एकांतर क्यों है, क्योंकि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट दे तो इस प्रकार बने कोण एकांतर कोण होते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। अर्थात अगर ये सी है तो ये भी यहाँ सी होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार बताइए क्या ये वाला कोण इसके बराबर होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। भाई ये भी तो ये दो समांतर रेखा थी, एक तिर्यक रेखा ने काटा है, तो इस प्रकार अगर ये बी है तो ये भी दोस्तों बी होने वाला है। अब ये बताइए ये हमारा ए है, तो ये पूरा कोण कितना है, पूरा कोण 180 होता है। तो सोचिए ये प्लस ये 180, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। एक ट्रायंगल में एक चीज छोटी सी और समझेंगे। आप क्या समझेंगे, मैं आपको इस चीज को और समझाना चाहता हूं। जैसे क्या, आप देखिए यदि कोई त्रिभुज है, अभी हमने सीखा है भाई यदि कोई ट्रायंगल है हमारे सामने, तो दोस्तों ये ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में यदि मैं एक साइड को आगे बढ़ा दूं, मान लो इस ट्रायंगल का नामकरण कर दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है, मैंने इस साइड को आगे बढ़ा दिया एक बिंदु डी तक। जैसे ही मैंने बढ़ाया तो ये एक एंगल बढ़ गया, इस बढ़े हुए एंगल को बाह्य कोण कहते हैं। किसका बाह्य कोण है, ए सी, यानी कि सी का बाह्य कोण है, ए सी बी का बाह्य कोण कह सकते हैं, या इसका नाम लिख सकते हैं ए सी डी। तो दोस्तों ये पहचान है। अब ये पहचान क्या है, आप एक बात समझेंगे इस चीज को बड़े ध्यान से, बहुत खास रिजल्ट है। मान लो इस एंगल को मैंने अल्फा कह दिया दोस्तों, इसको थीटा कह दिया और इसको फाई बोल दिया, ये 3 है। अब आप समझेंगे, मान लो इस एंगल का नामकरण कर दिया मैंने, इसको बीटा कह दिया। तो अभी अभी मैंने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री, 180 नहीं 180 डिग्री होता है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कि थीटा प्लस फाई प्लस बीटा, तो दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात और आ रही है कि यार यदि मैं इस पूरी रेखा पर ये कोण देखूं, ये भी तो 180 होगा, अर्थात बीटा प्लस अल्फा भी 180 डिग्री होगा। अब आप सोचिए इन तीनों का टोटल भी 180 है और इन दोनों का टोटल भी 180 है। तो आप बताइए जब इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो क्या लेफ्ट हैंड बराबर होंगी, नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। अर्थात थीटा प्लस फाई प्लस बीटा बराबर होंगी बीटा प्लस गामा, अल्फा। तो दोस्तों अगर इससे कैंसिल कर दूं तो ये अल्फा बराबर आएगा थीटा प्लस
फाइव। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, ये जो कोण है ये इन दोनों के टोटल के बराबर होता है। दोस्तों इसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होती है भैया? इसे हिंदी में बोलते हैं बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय क्या है? अब आपका इसका स्टेटमेंट समझना। दोस्तों आप एग्जाम में बैठे हैं, आपको ये चीज समझ में नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आइडिया होना चाहिए। अब ये है क्या चीज, इसको मैं स्टेटमेंट समझाना चाहता हूं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को यदि हम आगे बढ़ा दें तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अपने अंतः, देखिए ये बहिष्कोण अंतः है, ये वाला कोण अंतः के सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसे और मैथमेटिकल भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने अंतः ये कोण है, इसके अभिमुख यानी कि इनके सामने जो कोण है उन दोनों के योग के बराबर होगा। अर्थात दी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, अर्थात अल्फा इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो आप जब एग्जाम में बैठेंगे और आप देखेंगे कि भाई ये 100 दे रखा है, ये 50 है, तो आप समझ जाएंगे ये 100 इन दोनों का योग होता है। तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 होने वाला है। ये क्या है? ये बहिष्कोण प्रमेय है। तो दोस्तों ये बेहद ज्यादा आसान है, मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपके समझ में आई होगी। इसका हम यूज क्या करने वाले थे, मैं क्वेश्चन करा रहा था ये वाला। तो आप देखिए, पहले आप ये देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, जिसमें एक 110 है एक 120 है। तो 110 और 20 की वैल्यू का मतलब 130 आ गया। तो इसका मतलब मैं इसे 50 लिखूंगा तब जाके 180 हो जाएगा। तो एंगल ओबीडी 50 डिग्री है। तो इसलिए दोस्तों आंसर है हमारा बी करेक्ट। लेकिन आप जरा समझें, अगर आप देख पा रहे हैं भाई ये चीज मैंने देखा, मैं अगर इसका उपयोग ना करूं मेरे दोस्तों, भाई मैं ये देखना चाहता हूं कि भाई मुझे पता है 70 है तो ये भी 70 है, ठीक है। और ये बहिष्कोण है क्योंकि आगे भुजा बढ़ा दी तो ये बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल है। और अभी मैं पढ़ के आया हूं कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये 70 है तो ये इसके और इसके योग के बराबर होगा। तो ये 20 है तो ये कितना होगा? ये 50 होगा। वेरी गुड। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़े से क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। जो भी हमने अब सीखा है इसके आधार पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब जो आसान क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखते हैं। जो थोड़े अच्छे लेवल के होंगे दोस्तों, ये पूरी ज्योमेट्री पूरी करने के बाद एक मिससेलेनियस हम 3 से 4 वीडियो लेकर आएंगे, प्रत्येक में 25 से 30 क्वेश्चन होंगे। तो उन 100 क्वेश्चंस में ही हमारी ज्योमेट्री की जितनी भी जान होगी हम उसमें डालने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा आप इन सेशंस के साथ अपनी ज्योमेट्री को सीजीएल लेवल तक बहुत अच्छा बना लेंगे। और विश्वास कीजिए यदि आपने ये चीज पढ़ ली, पेपर में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आप इत्मीनान से शांति से दोस्तों इन्हें पढ़ लीजिए। और देखिए आप कोशिश कीजिए कि आपको सारा पथ ना दिखे, लेकिन जो आप नेक्स्ट स्टेप लगाने वाले हो वो उसे आप पहचान लें। तो इसलिए आप बस थोड़ी थोड़ी करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, चुनिंदा चीजों को इकट्ठा कीजिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों दिए गए आकृति में ए बी समांतर है CD के, देखिए दोनों रेखा समांतर है और समांतर का सिंबल है दोस्तों ये। जहां भी रेखाओं में आपको ये एरो का निशान नजर आ जाए, ये सिंबल नजर आ जाए, ये सिंबल ही पैरेलल लाइंस को प्रेजेंट करता है। इनने एंगल पूछा है कि भाई FXE बताइए, FXE ये वाला एंगल पूछा है। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए जब ये दोनों रेखा समांतर है, मुझे ये एंगल निकालना है। तो इसे निकालने का एक तरीका है कि भाई जो समांतर है इनमें से एक तिर्यक रेखा ये है, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो आप देख रहे हैं ये 50 है तो ये भी 50 आने वाला है, ये एंगल भी आएगा 50 क्योंकि एकांतर कोण है। भाई दो समांतर रेखा अगर एक तिर्यक रेखा काट दे तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, इन्हें हम प्यार से एकांतर कोण या अल्टरनेटिव एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब मुझसे ये कोण पूछा गया है, अब आप मुझे ये बताइए मेरे दोस्तों, अगर मुझसे ये कोण पूछा गया है तो ये बताइए क्या ये कोण बहिष्कोण नहीं है? अगर इस त्रिभुज में इस भुजा को आगे बढ़ा दे तो ये कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, अर्थात ये 50 से 30 तो ये 80 आने वाला है। और ये कोण पूछा है तो इसका आंसर हमारा दोस्तों डी करेक्ट है। तो एक तो तरीका ये है कि भाई मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूंगा। बढ़ाने का फायदा क्या है? ताकि मुझे पता लग जाए कि दोनों समांतर रेखाओं को मैं कनेक्ट कर दूं, मिला दूं एक दूसरे से, और फिर इस प्रकार ये 50 तो ये 50 हो जाएगा और ये जो कोण होगा इन दोनों का योग होगा। चलिए मेरे पास समझ में आ गई। अब आप दोस्तों एक बात और देखिए, भाई यदि मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं इसको बढ़ाऊं, मेरा मन कर रहा है कि मैं ये जो बीच में है ना इनको ही एक दूसरे से कनेक्ट कर दूं। किस तरीके से? भाई मैंने इसके इन दोनों लाइन के समांतर यहां से एक लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से, तो ये लाइन होगी दोस्तों हमारी ये। तो मैं उम्मीद करूंगा ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये बताइए अगर ये दोनों रेखा समांतर है, काटती है तिर्यक रेखा ये, तो क्या ये 30 है तो ये वाला एंगल 30 होगा नहीं होगा? वेरी गुड।
होगा 30 दोस्तों। इसी प्रकार अगर ये 50 तो ये भी 50 होगा। तो ये पूरा कोण कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। इसलिए आंसर दोस्तों हमारा डी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक या दो क्वेश्चन और देखते हैं हम दोस्तों। एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में एबीसी 100 है। एबीसी कौन सा है, एबीसी यानी कि ये 100 डिग्री है, ठीक है। ईडीसी 120 है, ईडीसी ये दोस्तों 120 डिग्री है। बहुत बढ़िया भाई। अब कह रहा ए बी इज पैरेलल टू डी, भैया जी ये इसके समांतर है, ये हमें समझ में आ गया। अब दोस्तों ये समांतर तो है पर ये कहीं कनेक्ट नहीं हो रही, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये दोनों लाइन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं। तो इसको हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया इस तरीके से। अब ये बताइए अगर ये आगे बढ़ा लिया और काट दिया हमने इस लाइन से, तो ये दोनों समांतर रेखा एक दूसरे से कनेक्ट हो गई। अब आप सोचेंगे कि भाई ये दोनों रेखा समांतर थी तो ये कोण इसके बराबर होगा, तो यानी कि ये वाला 120 डिग्री हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है कि अगर दो समांतर रेखाएं इस प्रकार काटती हैं तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर ये हो गया और ये हो गया, तो ये 120 के बराबर है। अब एक बात और समझेंगे आप, इनने बीसीडी पूछा था, बीसीडी यानी कि ये वाला एक्स। तो मेरे दोस्तों अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, वेरी गुड भाई, ये 60 होगा, क्योंकि पूरी सरल रेखा पर खड़ा कोणों का योग 180 होता है। अभी अभी पढ़ के आया हूं मैं। अब मेरे दोस्तों ये अगर एक त्रिभुज है तो ये इसका बहिष्कोण है, और बहिष्कोण अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये जो 100 है इन दोनों के योग के बराबर, तो अगर ये 60 है तो ये आपका 40 आ गया। इसलिए आंसर दोस्तों हमारा सी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करूंगा भाई ये बहुत आसान लग रहा होगा। देखिए दोस्तों एसएससी का पेपर इतना आसान है, अगर आपने एक बार सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, सिंगल क्वेश्चन आप पेपर में नहीं छोड़कर आएंगे। आप विश्वास कीजिए अर्थमेटिक और एडवांस का पोर्शन इतना आसान है, यदि एक अनपढ़ आदमी को पता लग जाए कि ये इतना आसान होता है तो सीजीएल में नंबर नहीं आने देंगे अनपढ़ लोग, क्योंकि उनमें बुद्धि बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्यादा करते हैं। हम लोग प्रेशर में नहीं सीख पाते इन चीजों को। तो आप इन प्रेशर में मत पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, विश्वास कीजिए कि सिलेक्शन भी होगा, मंजिल मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक या दो क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस और हो जाए। दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं आप भी कोशिश कीजिए कि मेरे आंसर बताने से पहले आप कर लें। ए बी समांतर है सी डी के, एंगल ए बी ओ दे रखा है 40 डिग्री, यानी कि ये 40 है और ये 30 है। पूछा क्या है, डीओबी, डीओबी ये वाला एंगल बताएं। बहुत ही ज्यादा सिंपल है भाई, कुछ ज्यादा ही आसान है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये मैंने लाइन कैसे ड्रॉ करा दी, वरना मुझे ये लाइन ही ड्रॉ नहीं करानी थी ताकि आप खुद सोचते। कोई बात नहीं। अब ये बताइए ये दोनों रेखा समांतर है भाई, माना कि ये रेखा इसके समांतर, तो दो समांतर थी, तुमने ये लाइन इसके समांतर ड्रॉ कर दी, तो ये दोनों रेखा समांतर है, काटती है, तो ये 40 है, तो ये भी 40 डिग्री होने वाला है। क्यों, क्योंकि एक अंतर कोण है। कैसे, दो समांतर रेखाओं के एक तिर्यक रेखा काट दे तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है। इसे प्यार से अल्टरनेटिव एंगल या क्रमागत कोण कहते हैं। तो ये 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री। इसी प्रकार ये 30 है तो दोस्तों ये भी 30 डिग्री होने वाला है। तो ये बताओ पूरा कोण कितना होगा, 70 डिग्री। खत्म। कितना आसान है बताइए आप। तो दोस्तों हमारे पास एक बार समझने की देर है। चलिए भाई ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको और देख लेते हैं हम दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि दो रेखा समांतर है ए बी और सी डी। भाई ए बी और सी डी ये दोनों रेखा समांतर है। चलिए ये दोनों रेखा समांतर है, मुझे पता लग गया। ए एल सी 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। एल सी डी समद्विभाजक ई सी है, एल सी डी का समद्विभाजक है ई सी, ये इसका समद्विभाजक है भाई। चलिए इसका समद्विभाजक यानी कि इसके बराबर है। यदि ई एफ समांतर है ए बी के, देखिए इन्हें बोल भी दिया कि ये भी समांतर है ए बी के, यानी कि ये तीनों रेखा समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो मैं कहूंगा तीनों एक दूसरे के समांतर हैं। अब सी ई एफ की वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों, ये कोण निकालना है। चलिए देखते हैं भाई, बहुत ज्यादा आसान है। मैंने आपको क्या समझाया है उसका हम देखते हैं कि उसका प्रयोग हम कर भी पाएंगे या नहीं। बताइए सबसे पहले आप ही बताइए, क्या ये वाला कोण इसके बराबर है? नहीं है भाई, है, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर थी, काट दी है ये, तो ये वाला कोण इसके अपना आप ही बराबर होगा। यदि मैं इधर से इसको मिटा दूं तो अब आपको देखने मिलेगा भाई वास्तव में बराबर है। बताइए क्या ये वाला कोण इसके बराबर होगा, नहीं होगा? तो सिंपल, तो ये 60 है तो ये भी पूरा 60 है। पर मुझे एक बात का और पता है कि समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर, समद्विभाजक का मतलब होता है एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है भैया। अर्थात ऊपर ये पूरा 60 है तो ऊपर भी 30 होगा और नीचे भी 30 होगा। बहुत बढ़िया। अब एक बात और बताइए मेरे दोस्तों, ये एंगल पूछा है, क्या ये दोनों रेखा समांतर है? बिल्कुल है। तो अगर दो समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये दोनों कोण कैसे होते हैं? अभी मैंने पढ़ा है क्रमागत कोण होते हैं, क्रमशः आ रहे हैं।
और क्रमागत कोण है तो इनका योग 180 होता है, ये बराबर नहीं होते। तो अगर ये नीचे वाला 30 है तो ऊपर वाला अपना आप ही 150 होने वाला है, क्योंकि इनका योग 180 होता है। इसलिए दोस्तों आंसर हमारा सी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों यदि आपको अच्छा लग रहा है और आप कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से सीखना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए आप हमसे जुड़ जाएं। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन चीज़ों को देखें ताकि उन्हें आसान ये चीज़ नज़र आए और उनका भी सिलेक्शन हो और कहीं ना कहीं हमारा भी इसमें फ़ायदा हो। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं हम। क्या है भाई कि सी बी डी के समांतर है। सी ई बी डी के यानी कि ये दोनों रेखा समांतर है, काटती है ये, तो इसका मतलब ये और ये एंगल बराबर है, अर्थात ये 100 डिग्री है। चलिए और क्या है, बी ए डी 110, बी ए डी दोस्तों ये 110 डिग्री दे रखा है, ठीक है। ए बी डी 30, ए बी डी ये दे रखा है 30 डिग्री आएगा। ए डी सी 75 है, ए डी सी ये पूरा है 75 डिग्री, और बी सी डी 60, सब कुछ तो दे दिया। बी सी डी ये दोस्तों इसका 60 डिग्री है। पूछा क्या है हमसे, पूछा है कि एक्स, ये एक्स बताना। तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, भाई मैं एग्जाम में बैठूंगा तो मैं जो जो मुझे दे रखा उसका यूज करूंगा। कैसे, मुझे पता है एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, यानी कि एक त्रिभुज है, ये वाला है एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज हो गया। अब जब ये त्रिभुज है जिसमें एक कोण ये पता है, एक कोण ये पता है, तो दोस्तों एक कोण 110, एक कोण 30, तो 110 और 30 140, इन दोनों कोणों का योग 140 है, तो ये अपना आप ही 40 बचा। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्यों होता है ये भी हमने आपको भी बताया है। अच्छा, तो ये 40 डिग्री है, पूरा 75 था, तो नीचे वाला बचा दोस्तों 35 डिग्री। अब आप मुझे ये बताइए, अगर ये 35 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो 60 और 35 हो गए दोस्तों 95 डिग्री। तो मैं कितना लिखूं ताकि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 बैठ जाए, तो मुझे 85 ही लिखना पड़ेगा। वेरी गुड, तो आंसर दोस्तों हमारा सी करेक्ट है। तो बताइए क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है? यदि समझ में आ रही है तो आप कमेंट में हाँ लिख दीजिए, समझ में नहीं आ रही तो ना लिख दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके समझ में आ जाए, हम कोशिश करेंगे कि इसको और भी आसान बनाया जाए। चलिए दोस्तों वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए। मैं उम्मीद करूंगा आपने करा होगा और आंसर भी आ गया होगा। अब इसका सोल्यूशन मैं आपको थोड़ा समझा देना चाहता हूं क्या है। दोस्तों दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी की। भैया ए बी और सी डी समांतर है। ई एफ सी 30 डिग्री दे रखा है। ई एफ सी कौन सा है, लिख रखा है 30 है, 100 है। चलिए पूछ लेते हैं क्या है, बी ए एफ, बी ए एफ ये एंगल निकालना है। अब मुझे ये बताइए भाई ये दोनों रेखा समांतर है, तो जितना कोण ये हो उतना ये है, तो ये भी 100 होगा, हाँ या ना? 100 क्यों होगा भाई? नहीं नहीं, ये तो भुजा है मेरे दोस्तों, बी एफ भुजा तो एक्स मान लिया, तो ये भी एक्स होगा। क्यों एक्स होगा? क्योंकि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट दो तो ये इसके बराबर होता है। अभी मैं पढ़ के आया हूं, कोरस्पोंडिंग एंगल है, संगत कोण होते हैं दोस्तों। अब आप जानते हैं भाई ये निकालना है, तो यार ये तो अगर इसको त्रिभुज मान लें तो इस त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दिया तो ये बहिष्कोण बन गया, और ये इन दोनों के योग के बराबर होता है। भाई अभी पढ़ा है हमने, कोई त्रिभुज है इसको आगे बढ़ा दे तो ये जो कोण होता है, अगर ये 30 है और ये 50 है तो इन दोनों का योग ये होता है। इसे हम प्यार से बहिष्कोण फिर में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोलते हैं। क्या बताई थी मैंने, दी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। दिस इज वेरी सिंपल भाई, बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा है। तो अगर x निकालना है तो 100 और 30 130 कह दूंगा, मैं आंसर लगाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। ये पेपर है भाई आपका। दोस्तों आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे हैं यार ये तो आसान क्वेश्चन है। हम कहेंगे मेरे लाल आप कठिन क्वेश्चन आने का इंतजार कीजिए, आप जब उन्हें होते हुए देखेंगे आपको ऐसा लगेगा भाई बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा। हमें अपनी जिंदगी में इतना आसान मैथ, पता नहीं मैथ के बारे में एक अफवाह फैला रखी थी कि भाई मैथ बहुत ही ज्यादा कठिन है। पहले हमने क्यों नहीं पढ़ा इस तरीके से? अगर हम इस तरीके से इतने आराम से पढ़ लेते तो निश्चित रूप से हमारा गणित समझ में आ जाता और आज हमारे पास नौकरी होती या हम कहीं ना कहीं अच्छी जगह होते। चलिए ए भी समांतर है सी डी के, ए भी समांतर है सी डी के, मैंने सिंबल बना दी ताकि मैं कंफ्यूज ना हो। बी ए 105 है, ढूंढते हैं बी ए कहाँ है, बी ए तो 105 डिग्री है दोस्तों ये वाला कोण। ए ई सी, ए है ई है और सी है, यानी कि ए वाला कोण है 25 डिग्री, ये 25 डिग्री है दोस्तों। डी सी ई की वैल्यू पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछा कितना होगा। आप मुझे एक बात बताइए, जो जो दिया हुआ उसको यूज कर लेते हैं। भाई ये दोनों रेखा समांतर है, काटती है ये, तो इसका मतलब ये कोण इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। मैंने बहुत बार पढ़ा है संगत कोण क्या होते हैं कि भैया मेरे अगर दो समांतर रेखा हैं उनको एक तिर्यक रेखा काट दे तो ये कोण इसके बराबर होता है। हमने पढ़ा है क्या? क्योंकि संगत कोण है ये। चलिए
अब 105 तो ये 105। अब ये क्या है भाई साहब, भैया जी ये बहिष्कोण है, क्योंकि ये आगे बढ़ा दिया तो ये बहिष्कोण है, और बहिष्कोण अपने अंतःभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण अपने अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर, तो 105 और 25 130 हो गया। इसलिए आंसर दोस्तों हमारा ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, ये बहुभुज का क्वेश्चन है। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूं। अब बहुभुज हम आप लोगों को दोस्तों पढ़ाएंगे, पॉलीगन क्या होता है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में पॉलीगन आपका फिनिश हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि सेकंड वीडियो में इसको आपके सामने लेकर आऊं। तो दोस्तों आज जो आपने पढ़ा है, आप जब हम पॉलीगन पढ़ेंगे तो इनका यूज होगा, तो आप कोशिश कीजिए कि इनका एक अच्छा सा नोट्स बना ले, ताकि आपको ये वीडियो बार बार देखनी ना पड़े, और उस नोट्स को आप 2 से 3 बार पढ़ लें। 2 से 3 बार पढ़ने से ही आपको एंगल्स का बेसिक अच्छे समझ में आ जाएगा। जब अगर आपका एंगल बेसिक समझ में आ गया, विश्वास कीजिए ज्योमेट्री चाहे कितनी भी ऊंची आप पढ़ेंगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिन भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सब में दोस्तों उनको पहुंचाएं, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।